अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू व्यू बाय। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, आज हम स्टार्ट करें लेक्चर नंबर 38 एंड 39 को। सबसे पहले तो आप लोगों से माज़रत के मेरे लेक्चर थोड़ा सा लेट हो गया, तकरीबन इन दिनों कोई मेरा अंदर गैप आ रहा है, तो इस तरह से आई एम रियली सॉरी। इन दोनों लेक्चर्स में हम देखेंगे क्लियर एंड बायस फ्री लैंग्वेज एंड राइटिंग क्लियर एंड प्रोफेशनल लैंग्वेज। ठीक है, इस लेक्चर में बात की गई है कि अच्छे रिस्पेक्टफुल और क्लियर लिखने के स्टाइल की। ठीक है, कि आपने किस तरह से लिखनी है क्लियर और बायस फ्री लैंग्वेज में। तो चलें देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आते हैं जी क्लियर लैंग्वेज होती क्या है। ठीक है, ये आपकी राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो आसानी से समझ आ जाए, कोई कन्फ्यूजन ना हो, मुश्किल लफ्ज़ों का इस्तेमाल ना करें, लॉन्ग और फैंसी सेंटेंस ना लिखें, सीधी बात करें, सिंपल लफ्ज़ों में करें। सेकंड वन है टेक्निकल टर्म्स का यूज़। जब प्रोफेशनल या बिजनेस राइटिंग करनी हो तो जो टेक्निकल टर्म्स हों वो सिर्फ तब यूज़ करो जब समझने वाले लोग समझ सकें। मतलब कि जब आपको पता हो कि आपका रीडर किस लेवल का और वो आपकी टेक्निकल चीज़ों को समझ सकता है, तो तब आप टेक्निकल टर्म को यूज़ करो। अदरवाइज़ आपको चाहिए कि आप बहुत ईजी वर्डिंग यूज़ करो जो कि हर लेवल का इंसान समझ सके। उसके बाद आते हैं जी बायस फ्री लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, यानी ऐसी ज़बान यूज़ करो जो किसी को हर्ट ना करे या पार्शियल ना हो। एक पोलाइटली बोलो और सब्र से बोलो, आराम से बोलो, क्लियर बोलो, अच्छे अल्फाज बोलो। सबसे पहले आपका आता है सेक्सिस्ट लैंग्वेज सॉरी, लड़के या लड़कियों में फ़र्क करना। उसके बाद आता है एजिसम और मैं पता नहीं ये क्या वर्ड है, इनसे सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ इसको। उम्र की बायस इसको कहते हैं कि किसी चीज़ को आप मतलब कि उम्र के हिसाब से, उसकी एज के हिसाब से आप उसको समझ रहे हो और काम कर रहे हो। डिसएबिलिटी बायस, मजदूर लोगों को हर्ट करना। ठीक है, उसके बाद एथनिक और रेशियल बायस जो होते हैं, इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से यानी कि ख्याल करना चाहिए कि आप जो उम्र का ख्याल करो कि किस एज के लोगों से आप बात कर रहे हो, उस हिसाब से आप स्क्रिप्ट लिखो, अपनी रिपोर्ट लिखो। मजदूर लोगों से अगर आप बात करो तो इस तरह बात करो कि वो हर्ट ना हो, उनके लिए ऐसे वर्ड्स का यूज़ ना हो। ठीक है, आपकी राइटिंग प्रोफेशनल होनी चाहिए, ना किसी को चोट पहुँचाए, ना कंफ्यूज करे, ना किसी को हर्ट करे। सेकेंड वन का आता है जी लैंग्वेज रिव्यू पंक्चुएशन का पार्ट 2। अच्छा जी, इस लेक्चर में हम ना पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ सीखेंगे। ठीक है ना, जो राइटिंग को प्रोफेशनल और आसान बनाते हैं समझने के लिए। अगर आप यानी कि जब आप पंक्चुएशन मार्क्स को यूज़ करते हो बहुत अच्छे से, तो आपके जो यूज़र होता है उसको समझ आ रही होती है कि ये सेंटेंस जो है क्वेश्चनिंग के लिए लिखा गया है या आंसर के लिए लिखा गया है या किस चीज़ के लिए लिखा गया। तो जो करेक्ट यूज़ होता है पंक्चुएशन मार्क्स का करेक्ट यूज़ वो आपको करना आना चाहिए। सबसे पहले आता है जी कॉलन। जब तुम लिखनी हो आपको, जब भी आपको लिस्ट लिखनी हो तो तब आपको कॉलन यूज़ करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के आगे हम क्या यूज़ करते हैं? कॉलन यूज़ करते हैं ना। प्लीज़ ब्रिंग द फॉलोइंग, मतलब कि हम एक प्रॉपर नोटबुक, पेन, कैलकुलेटर, हम एक चीज़ों की लिस्ट बना रहे हैं कि हमें ये चीज़ें चाहिए। ठीक है, जब किसी बात की डिटेल देनी हो, ठीक है, तब भी आप कॉलन को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी सेमी कॉलन। दो सेंटेंस को जोड़ो, दो सेंटेंसेस को जोड़ना जब दोनों बातें रिलेटेड हों। ठीक है, जब आपकी दो बातें आपस में मिल रही हो तो उन दो सेंटेंस को आपस में जोड़ना। आपके दो डिफरेंट सेंटेंस आपने बना दिए हैं लेकिन वो एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो आप उन दोनों सेंटेंस को एक बनाने के लिए उनके मिड में सेमी कॉलन को यूज़ करते हो। उसके बाद आता है जी आपका क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन। क्वेश्चन मार्क जब आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहो तब आप यूज़ करते हो। एक्सक्लेमेशन मार्क जब स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, वाओ, आप कोई भी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग देते हो कि वाओ यार कितनी क्यूट चीज़ है, वाओ, इससे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपने अपनी शेयर की है, तो इसके आगे आप यूज़ करते हो एक्सक्लेमेशन को। फोर्थ नंबर पे आपका आता है एपोस्ट्रोफी। ठीक है, पोजेशन दिखाने के लिए। अलीज बुक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आप लिखते हो इसको। ठीक है, इट्स ट्रेनिंग इक्वल टू इट्स ट्रेनिंग। एपोस्ट्रोफी आपको पता है एक कॉमा होता है जो हम ऊपर यानी कि लगाते हैं। जैसे हम लोग इट्स लिखते हैं तो ITS के आगे हम लोग क्या लिख देते हैं, मन के इट और एस के मिड में हम एक कोमा ऊपर लगा देते हैं जो इट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इट इज़ को रिप्रेजेंट करता है जो, तो उस चीज़ को हम कहते हैं एपोस्ट्रोफी। उसके बाद आता है जी कोटेशन मार्क।
किसी की डायरेक्ट बात दिखाने के लिए कि भाई वो आप किसी बात को वाज़ह कर रहे हो, ठीक है, कि वो इंसान के बात कह रहे हैं आपके, मतलब आप कह देते हो शी सेड आई विल कम टुमारो, ठीक है, मतलब आप एक प्रॉपर बात दिखा रहे हो कि किसी ने कहा है आई विल कम टुमारो। उसके बाद आप यूज़ करते हो जी हाइफन को, 2 वर्ड्स तक कनेक्ट करने के लिए आप हाइफन को यूज़ करते हो। डैश एक्स्ट्रा एम्फेसिस या सडन ब्रेक के लिए आप इसको यूज़ करते हो। शी वॉज गोइंग टू स्पीक बट देन पॉज, ठीक है, एक आपने सडन ब्रेक लिया, आपने शी वॉज गोइंग टू स्पीक, जैसे अक्सर मैं भी अंदर ले लेती हूँ किसी ना किसी चीज़ में सडन ब्रेक। तो उसके बाद आप ये तो खैर मैं बोल रही होती हूँ ना, अगर मैं आपको लिख के दूँ तो मैं जो एकदम से रुक जाती हूँ, ब्रेक ले लेती हूँ अपनी लेक्चर डिलीवर करने के दौरान, तो उधर यूज़ करना चाहिए आपको डैश को। उसके बाद आता है जी आपका 8 नंबर पे जो आपका लास्ट है पॉइंट, पैरेंथेसिस और ब्रैकेट्स एक्स्ट्रा या एक्सप्लेनेटरी इन्फो के लिए, ठीक है। द एग्ज़ाम या मिड टर्म, यानी कि एग्ज़ाम तो आप एग्ज़ाम बोल रहे हो, आप किसी को क्या बता, मिड टर्म बोल रहे हो, फाइनल टर्म बोल रहे हो, ठीक है, तो आप उसको मिड टर्म यानी कि एग्ज़ाम को हाईलाइट करने के लिए आप लोग पैरेंथेसिस में यूज़ कर लेते हो। इसी तो यहाँ पे होता है जी हमारा लेक्चर ख़त्म। इसकी एक 1 लाइन समरी भी है जो कि है जी, दोनों लेक्चर का मकसद यह है कि तुम आपकी राइटिंग क्लियर, रिस्पेक्टफुल और प्रोफेशनल पंचुएट होनी चाहिए, ठीक है। आपको अच्छे से अपनी पंचुएशन को यूज़ करना आना चाहिए। आपने कहा पैरेंथेसिस यूज़ करनी है, कहा आपने क्वेश्चन मार्क को यूज़ करना है, कहा आपने हाइफन को यूज़ करना है, ये सारा आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको रीडर को समझना चाहिए। जब भी आप कुछ भी लिखना चाहो, किसी किस्म की रिपोर्ट लिखना चाहो, किसी किस्म की कोई भी चीज़ लिखना चाहो, बिजनेस के हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले से, आपको प्रॉपर आपको रीडर को समझना चाहिए कि जो आपको पढ़ रहा है, जो आपको सुन रहा है, सॉरी पढ़ रहा है, हाँ पढ़ भी रहा है जब आप रिटन फॉर्म में लिखते हो, और जो आपको सुन रहा है वो आपकी यानी कि वर्डिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो इजीली आपको समझ सके, उसको किसी किस्म की कोई मुश्किल ना हो। तो चले, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।